Hello dear students, welcome to my channel RJ13 Agri Point. Today I am going to teach you agriculture state 211। ये SKRU का कोड है यूनिवर्सिटी का। किसी और यूनिवर्सिटी में शायद कोड अलग हो, 211 की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो आपको स्टेट पढ़नी है। जो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक इसमें कवर कराने जा रहा हूँ वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो टेंडेंसी क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हम क्या समझते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और इनके जो भी क्लासिफिकेशन में जो आ गया है उनके मेरिट डीमेरिट्स, उनके गुणधर्म, उनके यूजेस क्या हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली इस टॉपिक के ऊपर। कुछ टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आते हैं और कुछ पे सीधा थ्योरी आती है। तो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि इज ए सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ऑफ डाटा सेट ऑल्सो नोन एज एवरेज। कोई ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा सेट से आप कम, देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास एक ही डाटा सेट है। अब ये तो छोटा डाटा है। अगर अपने पास बहुत बड़ा डाटा है, किसी गांव की पूरी पॉपुलेशन का अपने पास उनकी सैलरी का डाटा है, किसी शहर की सैलरी का डाटा है, किसी देश में यानी कि कितने लोग, जैसे अभी अपने कोई भी सर्वे होता है किसी भी कंट्री का, तो उसमें कई भी सर्वे हो सकता है कि इनकी एवरेज सैलरी क्या है, इनका ये क्या है। तो उस कंट्री की वो क्या दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति उसकी आय कितनी है, गाँव में विलेज में प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, तो ये सब दर्शाता है। तो वो क्या कहलाता है, अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। कोई ऐसी वैल्यू जो उस पूरे गांव की सैलरी को दर्शाए। मान ले अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कोई भी क्रिकेटर है, प्लेयर है, वो अपने बैटिंग करने आता है। तो अपने पास उसका मान लो उसने 5 मैच में लास्ट में एक में 20, एक में उसने 30, एक में उसने 0 और एक में उसने 50 रन मारे, है ना। उसने 50 रन स्कोर किए। तो जब उसने स्कोर किया तो अब वो जब क्रीज पे आएगा दोबारा, तो जब उसका नेक्स्ट मैच होगा तो उसका अपने को भी पता नहीं है, उसका कोई भी अपने पास डाटा नहीं है। तो अपने पास किसका डाटा है, ये 4 मैच का डाटा है। मान लो यहाँ पे उसने 40 मैच खेले हैं, तो वो खेलने आ रहा है, जब बैटिंग करने आ रहा है तो अपने को वो 40 मैच का तो नहीं दिखाता है। तो उस व्यक्ति को, उस क्रिकेटर को क्या दर्शाता है कि वो अच्छा प्लेयर है या नहीं है, तो उसका क्या कहलाता है, एवरेज स्कोर दर्शाता है ना, एवरेज स्कोर दर्शाता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करना, सिंपल सा इन सभी को अपने को जितने भी उसके डाटा दिया हुआ है उसको प्लस कर देना है। जैसे 20 और 30, 50 प्लस 50 100। और इस 100 को जितने भी इसने मैच अभी तक खेले हैं, 1 2 3 4 मैच खेले हैं ना, तो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया अपना 25। तो इसका कितना हो गया, एवरेज को 25 हो गया। तो ये 25 क्या करेगा, उस प्लेयर की टोटल मैचों को दर्शाएगा कि ये कम से कम 25 रन तो हर मैच प्रति मैच में मारता ही है। यानी कि प्लेयर अच्छा है या नहीं है, तो वो अपने इससे डिसाइड करते हैं। किसी का 50 होता है एवरेज स्कोर, किसी का 60 होता है, किसी का 40 होता है। तो इसी बेस पे जो प्लेयर चुनते हैं अपने अपने टीम में, तो इसी बेस पे लेते हैं। किसी भी चीज़ पे चले जाओ, एक गांव की सैलरी पे चले जाते हैं। अब एक गांव का सर्वे होता है कि इस गांव में 50 घर हैं, तो 50 घरों में या तो एक होता है सैम्पलिंग मेथड से, एक होता है पॉपुलेशन मेथड से। वो आगे आपके मेथड्स आएंगे। तो सैम्पलिंग मेथड में मान लो कि वो तो कुछ रैंडम सैंपल ले लेते हैं एक एक घर से, वो सैम्पलिंग मेथड में करते हैं। और पॉपुलेशन में क्या करते हैं, एक एक घर पे जाते हैं, उनकी सैलरी का बायोडाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फिर उसकी एवरेज निकालते हैं। तो उस एवरेज वैल्यू से दर्शाते हैं कि इस गांव में प्रति व्यक्ति की आय इतनी है। तो वो क्या कर रहा है कि वो उसके गांव में जो भी जितने भी लोग रहते हैं उनकी प्रति व्यक्ति की आय को दर्शा रहा है ना, उस पूरी सारणी को, उस पूरे गांव को दर्शा रहा है सिर्फ एक वैल्यू। तो वो एक वैल्यू जो दर्शाती है एंटायर डाटा सेट को, वो क्या कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं।
तो अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है मैथमेटिकली, एक है पोजिशनल। तो मैथमेटिकल में क्या होता है, कोई भी वैल्यूज को अपने किसी फॉर्मूले से, कोई भी अपने पास डाटा सेट दिया हुआ है, एक इंडेक्स दी हुई है, एक सारणी दी हुई है ना, कोई भी एक्स की, तो उसको अपने मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, ठीक है। और फिर उसकी एवरेज वैल्यू से उसका बताते हैं कि ये इसमें इसकी क्या एवरेज आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, मैथमेटिकली एवरेज। पोजीशनल में क्या होता है, मैथमेटिकली भी निकालते हैं और उसकी पोजीशन से भी निकालते हैं कि अगर ये इसकी पोजीशन यहाँ आ रही है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा, तो ये इसका एवरेज वैल्यू होगी, ये इसको पूरी इंडेक्स को दर्शाएगी, तो शो करेगी पूरी इंडेक्स को, तो ये पोजीशनल हो गई। तो मैथमेटिकल में कौन कौन से मेथड आते हैं, पहला आता है अर्थमेटिक मीन, जिसे हिंदी में समांतर माध्य बोलते हैं। सेकंड नंबर आता है जियोमेट्रिक मीन, जिसे हिंदी में गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। तीसरा आता है हार्मोनिक मीन, जिसे हिंदी में हरात्मक माध्य बोलते हैं। और पोजीशनल में दो आते हैं मेथड्स, मोड और मीडियन। तो मोड क्या होता है, बहुलक, मीडियन क्या होता है, माध्यिका। तो अपने अब एक एक के बारे में जानते हैं कि कैसे अपने सोल्व करते हैं। तो आपके एग्जाम में इनकी डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर 50 नंबर का आता है तो उसमें आपसे ये सीधा पूछेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, तो इसमें इसके केंद्रीय पर क्लासिफिकेशन करो, या इनके अलग अलग नाम दे देगा। इन पांचों में से कोई भी दो पूछ लेगा, तीन पूछ लेगा, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में साथ में या उसके यूजेस लिखने होते हैं। तो आज अपने सिंपली बेसिक पे बात करेंगे, और जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास अगर मैंने ली तो उसमें आपको मैं इसके मेरिट डीमेरिट्स के बारे में बताऊंगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो अर्थमेटिक मीन सबसे पहले होता है हिंदी में समांतर माध्य। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, इन विच एडिटिंग टुगेदर ऑल आइटम, जो एक्स है उसकी जितनी भी आइटम्स है उनको ऐड कर देना है टुगेदर, ठीक है। फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एन, तो जितने भी उसको नंबर हैं उसके अंदर उसको उससे डिवाइड कर देना है, तो वो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो इसे डिनोटेड बाय एक्स बार, इसे अपने एक्स बार से दर्शाते हैं। देखिए जैसे कि कोई अपने पास एक्स बार से दर्शाते हैं, वो कह रहा है कि टोटल करना है आइटम को, टोटल करना है, तो सिग्मा एक्स, ये जो सिग्मा का साइन दिया हुआ है इसमें, इसका मीन होता है सम, यानी कि जो भी अपने पास वैल्यूज हैं उनको सम करके इसके अंदर रखा जाता है, तो उसको सिग्मा से दर्शाते हैं, सम, और फिर डिवाइडेड बाय एन। अपने एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको एग्जांपल्स भी एग्जाम में लिखने होते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है इसका, मान लीजिए कोई अपने पास एक एक्स इंडेक्स दी हुई है, ठीक है, कोई भी अपने पास एक्स एक आइटम्स दी हुई है, डाटा सेट दिया हुआ है, जिसके अंदर 2, 5, 3, 7, 3 यूं डाटा दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। तो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, इन विच एडिटिंग टुगेदर ऑल दी आइटम, यानी कि जितनी भी आइटम दी हुई है उन सभी को जोड़ देना है, सम कर देना है उनका, और डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर, टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर है, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो ये जो आ रही है अपना क्या कहलाता है, जो भी ये वैल्यू आएगी एवरेज वैल्यू आएगी, और इसे क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो जो उसने अपने को कहा अपने उसमें से बना लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाती है कि सबसे पहले हमने जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसका टोटल करके उसको एन से डिवाइड कर देते, तो उसे क्या कहते हैं, हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो जोड़ लेते हैं इनको, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 7 20, 10 और 7 17, 17 और 3 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, 4। तो 4 अपना क्या आ गया इसका
एवरेज वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। ये तो सिंपल मेथड है, इसमें 3-4 मेथड्स होते हैं अलग अलग, लेकिन अपने को इतना डीपली नहीं जाना है। तो ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे दिया हुआ है जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? इन विच प्रोडक्ट टू ऑल नंबर ऑफ क्लास, कि जितने भी क्लास में नंबर दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे कि नाम से ही पता है जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य गुणा करना, है ना। तो गुणा करना यानी गुणा करते हैं जितने भी क्लास में नंबर दिए होते हैं जियोमेट्रिक मीन में, ठीक है। फिर उसका रूट कर देते हैं उन प्रोडक्ट्स का, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की हुई रकमें उनका रूट कर देते हैं, तो वो जियोमेट्रिक मीन कहलाता है। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, रूट करेंगे, ये x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है और x3 दिया हुआ है, इनका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करके ये रूट किया हुआ, तो ये क्या कहलाता है? जियोमेट्रिक मीन कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, और यहाँ पे आता है n, जितने भी यहाँ पे अंदर अपने पास नंबर्स होंगे वो यहाँ पे लगेगा। जैसे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब होगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, अगर 4 होगा तो 4 आ जाएगा। तो उस हिसाब से अपने को रूट निकालना होता है। मान लीजिए अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दी हुई है अपने को वैल्यू 3, और ये नहीं आएगा पहले, ये x वैल्यू दी है। अब वो कहता है कि इसका जियोमेट्रिक मीन निकालो, तो निकाल लेंगे जियोमेट्रिक मीन, अपने को तो पता ही है, जैसे इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर देंगे, फिर उनका रूट कर देंगे। अभी 2 वैल्यू तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। तो 12 3 का क्या होता है? 36, और 36 का रूट क्या आता है? 6। तो इसका आंसर क्या आ गया जियोमेट्रिक मीन का? 6। तो इस हिसाब से अपने इसको जियोमेट्रिक मीन को सोल्व करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। आगे है अपना हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा सेट। रेसिप्रोकल का मीन होता है उल्टा करना, कोई भी अपने पास वैल्यू है उसको पलट देना, क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कहलाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ डाटा सेट, ईच वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक। तो फिर क्या करना है कि फिर अपने को जो भी रेसिप्रोकल किया हुआ डाटा सेट है उससे अपने को अर्थमेटिक फाइंड करना है, और अर्थमेटिक का फिर दोबारा से रेसिप्रोकल कर देना, क्या कहलाता है? हार्मोनिक मीन कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल समेशन का पता ही है कि अपने जोड़ करने, रेसिप्रोकल ऑफ x ऑफ n। ये क्या कर रहे हैं अपने? ये तो निकाल रहे हैं अपने अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, x बटा में n, है ना। तो वही यहाँ पे निकाल रहे हैं, बस रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्योंकि इसने अपने को कहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ डाटा सेट। तो डाटा सेट का पहले रेसिप्रोकल किया, फिर उसको n से डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गया? अपना अर्थमेटिक मीन आ गया। और अर्थमेटिक मीन को भी क्या कर देना? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन आ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फटाफट। देखिए, जैसे अपने पास कोई भी डाटा दिया हुआ है x 2 5 4, ये अपने पास एक डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस एंटायर डाटा, जो भी अपने पास डाटा है, उस कंप्लीट डाटा सेट का रेसिप्रोकल करके उसका समेशन यानी कि सिग्मा जोड़ देंगे उसको, है ना। तो करते हैं रेसिप्रोकल। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2। इसका क्या हो जाएगा? 1/5। इसका क्या हो जाएगा? 1/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? समेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? n। 1 सेकेंड। कर देते हैं रेसिप्रोकल, निकाल देते हैं हार्मोनिक मीन। अभी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल समेशन, रेसिप्रोकल करके लगाना है। रेसिप्रोकल x यानी कि जो भी वैल्यू दी है उनका उल्टा देना है, कर देंगे। वन अपॉन 2 प्लस 1/5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय n कितने हैं? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये आया अपना रेसिप्रोकल का। करते हैं
1/2 का आएगा 0.2 है ना। ये देखो ऐसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 सा 0.5 आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 0.5। तो इसका क्या आ जाएगा 0.5। फिर 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 का आएगा 0.2। सेम वे से करना है डिवाइड। और 4 का क्या आ जाएगा, जब 4 को पलटेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसका क्या कर देना है, समेशन कर देना है और डिवाइड कर देना है अपने को किससे, n से। तो n कितना है यहाँ पे अपना 3 n हो गया। इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा उसका दोबारा से रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। उसका क्या करेंगे, दोबारा रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। करते हैं, जीरो 0.5 को प्लस किया 0.2 में, फिर 0.25 में, तो ये लगभग अपना आ जाएगा 0.91 या इतना आ जाएगा ना। देखिए 2 और 5 7 7 और 2 95 आ गया। इसको डिवाइड कर देना 3 से। 3 से डिवाइड करके जब भी अपनी डिवाइड कर दें तो अपना क्या वैल्यू आएगी, 3 से डिवाइड करके आ जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे 100 300 लगभग 31 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा है ना। अब 31 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.31। 0.31 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अब देखो जब 0.31 आ जाएगा तो फिर इसका क्या कर देना है अपनों ने, फिर से अपने पास क्या तैयार है, रेसिप्रोकल कर देना है ना, उल्ट देना है। यही तो अपना फॉर्मूला कहता है। तो कर देंगे इसका दोबारा से रेसिप्रोकल, 0.31 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/31। 0 पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 2 0 आ जाएंगी। जब इसको इससे काटेंगे तो ये लगभग 3 पॉइंट कुछ 22 या कुछ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपना हार्मोनिक मीन आ गया। तो ये एक इसका सिंपल सा एग्जांपल था जो आपको करना है। इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था रेसिप्रोकल किसका, समेशन x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल x डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या हो गया अपना हार्मोनिक मीन हो गया। तो इसके बाद अगला है अपना मोड। तो मोड क्या होता है, मोड वर्ड मेड बाय फ्रेंच लैंग्वेज, वर्ड जो किससे बना है, ला मोड से। मोड क्या एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिस जो कहाँ से बना है, ला मोड से, जिसका मीन क्या होता है फैशन या जो भी स्टाइल, वो क्या होता है ला मोड। और उसी वर्ड से इन्होंने मोड वर्ड लिया है जिसे हिंदी में बहुलक कहते हैं। द मोड इज द वैल्यू दैट appears most frequently in a data set. It is denoted by z। एक तो इसे z से दर्शाते हैं और मोड वो वैल्यू होती है जो एक डाटा सेट में ज़्यादा बार रिपीट होती है, ज़्यादा बार आती है। मान लो अपने पास एक डाटा सेट है 2 5 3 2 5 6 5। तो अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको अपनों ने देखना है कि सबसे ज़्यादा बार वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। एक तो 5 यहाँ पे आ रहा है, एक 5 यहाँ पे आ रहा है, एक 5 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 तो आ रहा है अपना 2 बार, 5 आ रहा है अपना 3 बार।
तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो इसका मोड क्या हो गया, 5। तो ये एक सिंपल सा 5 हो गया। इसका फॉर्मूला भी एक बड़ा सा, अगर आपको उसमें फ्रिक्वेंसी वैल्यू दी होती है 0 से 10, 10 से 20, कुछ ऐसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके अपने को वैल्यूज दी होती है, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो ये था अपना मोड, बेसिक के बारे में बात कर रहे। फिर आता है मीडियन। मीडियन इज द मिडल नंबर इन ए सॉर्टेड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। वो क्या कह रहा है कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो बीच की वैल्यू आती है। कब, जब हम किसी सारणी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। ठीक है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, आरोही या अवरोही क्रम में किसी इंडेक्स को लिखकर, किसी सारणी को लिखकर उसमें से जो बीच की वैल्यू आती है उसे हम क्या कहलाता है, वो मीडियन कहलाता है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला भी है, वो जेड से नहीं सॉरी, इसे हम एम से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया n+1/2। तो ठीक है, ये है जैसे 10th वैल्यू, 11th क्लास, है ना, उसके हिसाब से लगाया हुआ है nth वैल्यू। अब देखो कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अपने पास कोई इंडेक्स दी हुई है 2, 3, 5 और ये 5, 8, 2, 3, 6। तो क्या करेंगे, पहले इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। लिख लेते हैं 2, 3, 5, 8, 6। तो फिर इन दो और इन दो, ये पोजिशनल चल रहा है इसलिए पोजीशंस पे बता रहे हैं अपने, क्योंकि पिछले मीडियन मोड बताया उसमें भी मैंने पोजीशन पे बताया। ये मीडियन चल रहा है, इसमें हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं और पोजीशन भी बता सकते हैं। ये शुरू की 2 वैल्यू और लास्ट की 2 वैल्यू छोड़ दी, तो ये बीच की वैल्यू बची। तो ये क्या कहलाता है, अपना अपना कहलाएगा ये मीडियन। अगर 2 वैल्यू बीच में तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अपना मीडियन हो जाता है। अब इसमें तो सीधा दिया हुआ है, एक ही वैल्यू बची है बीच में, क्योंकि 5 वैल्यूज थी, 2 इधर गई 2 इधर गई, तो ये हो गया। अब अगर ये ऐसे निकल रहा है तो फॉर्मूले का क्या वर्क था ना, जो मैंने यहाँ पे लिखाया, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो इसमें कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें वैल्यूज दी हुई है 5, 1 2 3 4 5। तो क्या किया, 5 से प्लस 1 करना है, 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये कितने आ गए, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 3। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 नंबर की जो वैल्यू होगी वो अपना आंसर आएगा। और ये 3 नंबर की वैल्यू कब लेनी है, जब अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं सारणी को। ठीक है, तो 3 नंबर की वैल्यू अपनी 5 है, तो 5 अपना क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी मैं नेक्स्ट मैथ्स की कुछ वीडियो डालने वाला हूँ अगेन। सो तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।